वेरी गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 152 और सेक्शन नंबर 152 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की। राइट, बहुत ध्यान से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बेहद काम का है हमारे प्रोविज़न में। राइट, चल सबसे पहली बात करें, सबसे पहला पॉइंट देखें तो यहाँ पर ये बोल रहा है फर्स्ट डायरेक्टर की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो मेरी कंपनी में कौन फर्स्ट डायरेक्टर होगा, ये चीज़ मेंशन करना पड़ता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। राइट, जब भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वहाँ पर स्पाइस फॉर्म 32 जाता है, 33, 34 जाता है। तो लॉ ने बोला है कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट है उसमें आपको लिखना पड़ता है कि मिस्टर आशीष एंड मिस्टर जेड इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये आपको लिखना पड़ता है। एक बात बट अगर आपने ये नहीं लिखा तो लॉ ने बोला मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम क्या ट्रीट कर लेते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वेयर नो प्रोविज़न इज़ मेड इन एओए ऑफ अ कंपनी, अगर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है मेंशन कहाँ पर, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, देन द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है उनको हम क्या ट्रीट करते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। पहला पॉइंट। दूसरा, जिस भी पर्सन को आप डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले हैं कंपलसरी उसके पास डिन होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए हमने बात की थी सेक्शन नंबर 153 में कि सब आपके पास डिन नंबर होना चाहिए। तीसरी बात, जिस भी पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं आपको उस पर्सन की कंसेंट फाइल करनी पड़ती है। किसके पास, आरओसी के पास कंसेंट फाइल करनी पड़ती है, आरओसी के पास। इसके मायने क्या है कि आपको कंसेंट लेनी पड़ती है। एक लॉ में फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है DIR2। DIR2 का एक सिंगल पेज का फॉर्म रहेगा, उस पेज पर आपको साइन कराने पड़ेंगे और वो पेज क्या बोलेगा कि ये पर्सन इस कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दे रहा है। एक बात, ये जो कंसेंट मिली है इसको एज अ अटैचमेंट लगाना है एक फॉर्म में जिसका नाम है DIR12 और ये आरओसी को फाइल करना है कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका DIR2 है और DIR2 पे जो भी डेट डली है उस डेट से आपको 30 डेज़ में आरओसी को कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, DIR12। राइट, बहुत ध्यान से। जब से डायरेक्टर ने कंसेंट दी है और कंसेंट किस फॉर्मेट में देगा, DIR2 में, तो उस फॉर्मेट पे डेट मेंशन होगी कि मैंने कब से अपनी कंसेंट दी है। लॉ ने बोला उस डेट से 30 दिन में आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और उसी को DIR12। चल अब थोड़ा अलग कंसेप्ट, ध्यान से। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में अब आगे हम बात करें, क्या बोल रहा है वो, इट सेज दैट सर्टेन डायरेक्टर शैल बी लाइबल टू बी रिटायर एट AGM। आगे हम सेक्शन नंबर 152 का डिस्कशन लेके चले जहां पर मेन प्रोविज़न स्टार्ट होने वाला है। वो बोलता है कि कंपनी में कुछ डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन होंगे। लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन और एक्चुअली रिटायर दोनों में फ़र्क होता है। लाइबल मतलब जिम्मेदार हैं कि इनमें से कुछ पर्सन जिम्मेदार हैं। लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन बहुत ध्यान से कितने होंगे, सबसे पहली बात तो एटलीस्ट 2/3। सबसे पहली बात तो क्या है, हमारे पास वर्ड है एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम इतने तो होंगे ही, और वो भी कम से कम कितना है, 2/3। इसका मतलब ये हुआ 2/3 किसका, ऑफ द टोटल डायरेक्टर इज लाइबल टू रिटायर ऑफ द AGM। मतलब मेरी कंपनी में जो भी टोटल डायरेक्टर है उसका निकालें 2/3, और जो 2/3 डायरेक्टर निकल कर आया है वो क्या होंगे, लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। मीन्स जो 1/3 बचे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर या नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर। आगे चलें। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में टोटल डायरेक्टर जो हैं, मेरी कंपनी में टोटल डायरेक्टर हैं 12। राइट, अब हम कैलकुलेशन करें 12 का। लॉ ने कितना बोला, एटलीस्ट कितना निकालें अपन, 2/3, तो ये आया 8 डायरेक्टर। इसका मतलब 12 में से 8 डायरेक्टर क्या हैं, लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो इनको हम बोलेंगे रोटेशनल डायरेक्टर। इनको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल डायरेक्टर। इसका मतलब जब 12 का 1/3 जो बचा हुआ है, मतलब 4 डायरेक्टर्स, इनको हम बोलेंगे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, NRD। बहुत ध्यान से। अच्छा,
इसका मतलब ये हुआ 12 का निकाला 2/3 तो कितना आया 8 डायरेक्टर, और 8 को हमने क्या बोला है रोटेशनल डायरेक्टर। अब एक और बात, फॉर एग्जांपल 12 की जगह हमारे पास 10 होता और हम 10 का क्या निकालेंगे, हम 2/3 निकालेंगे तो 6 फॉर एग्जाम्पल 66 आया या 6.66 आया, राइट। चल या 6.13 आया, जो भी आया, हम दोनों ऑप्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल या तो 6.33 आया या 6.66 आया, जो भी आया। अब ध्यान से लॉ ने बोला है टोटल डायरेक्टर का आपको चाहिए एटलीस्ट 2/3, एटलीस्ट वर्ड को हमको डबल अंडरलाइन करना है। एटलीस्ट 2/3 मतलब कम से कम इतना तो चाहिए हमको। फॉर एग्जाम्पल 10 का हमारी कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स 10 है, हमने निकाला उसका 2/3, वो आया आपका 6.66। तो हमको कम से कम 6 डायरेक्टर तो ऐसे लेने ही हैं, 6 डायरेक्टर ऐसे और 0.66 डायरेक्टर ऐसा नहीं है। कम से कम 7 डायरेक्टर्स तो क्या होंगे लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। एक बात, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल अगर ये 6.33 आया तो आप बोलेंगे सर यार अपन ने तो मैथ्स वाला कंसेप्ट लगाना है कि भाई 0.5 के नीचे है तो लोअर तरफ जाना है, और अगर 0.5 के ऊपर है तो हमको हायर तरफ जाना है। याद रखना यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर लॉ ने क्या बोला, कम से कम 6.33 डायरेक्टर्स तो रिटायर बाय रोटेशन होंगे ही। इसका मतलब हमको यहाँ पर भी 7 लेना है। कोई भी फ्रैक्शन आए उसको हमको राउंड ऑफ करना है 1 की तरफ। ये पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा है, राइट। चल, एनी फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ टू 1। याद रखना बहुत सारी चीज़ें लॉ के शब्द को ही पकड़ कर हम निकालें तो बहुत ईजिली निकल आती हैं। आगे चले। However, article of association can provide that all directors should retire at AGM। आर्टिकल ये भी बोल सकता है कि मेरी कंपनी के सारे डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन होंगे। NRD नॉन रोटेशनल डायरेक्टर किसी भी केस में 1/3 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। आगे फिर लॉ ने बोला डायरेक्टर कौन पहले जाएगा, डायरेक्टर इन लॉन्गेस्ट पीरियड शुड रिटायर फर्स्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम इस अपने वाले एग्जाम्पल की बात करें, 10 डायरेक्टर हैं, 10 में से 7 को जाना है। 10 के नाम लिखें, फॉर एग्जांपल हम A B C D E F G H A B C D E F G H I and J हो गए 10। चल, हम मेरी कंपनी में ये 10 डायरेक्टर हैं तो लॉ ने बोला पहले कौन जाएगा, हमको 7 पर्सन क्या करने हैं, सब 7 पर्सन ये होंगे आपके लॉन्गेस्ट इन द पीरियड। अब हमने इनको ईयर दे दिया कि भाई कौन सा किस वाले ईयर में अपॉइंट हुआ था। फॉर एग्जांपल ये भाई साहब अपॉइंट हुए थे 2020 में, ये अपॉइंट हुए थे 19 में, ये अपॉइंट 18 में, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में, 13 में, 12 में और 11 में। तो 2011 में किसका अपॉइंटमेंट हुआ था, ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर अकॉर्डिंगली ऐसा जे तक अपॉइंटमेंट हुआ था। अब ध्यान से, तो लॉ ने बोला कौन जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्टर इन द लॉन्गेस्ट पीरियड शुड रिटायर फर्स्ट, राइट। सब जो भी डायरेक्टर, हमको कितने पर्सन बाहर करने हैं, 7 पर्सन बाहर करने हैं। तो लॉ ने बोला जो भी पर्सन आपका क्या है वहाँ पर लॉन्गेस्ट पीरियड है तो हम यहाँ से यहाँ तक के पर्सन को बाहर कर देंगे। हमारा एक प्रोविज़न का मतलब ये रहा। तो लॉ ने बोला पहले कौन जाएगा, जो पहले आया था वो पहले रिटायर होगा। एक बात इसी में हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल में चेंज करें, इफ़ 2 डायरेक्टर अपॉइंटेड टुगेदर, राइट। अगर 2 डायरेक्टर एक साथ अपॉइंट हुए हैं, राइट, देन दे विल डिसाइड म्यूचुअली, आपस में डिसाइड कर लें या फिर हम ड्रॉ ऑफ लॉट्स का यूज़ करें। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल H की बात करें, H 18 की जगह फॉर एग्जांपल 17 में ही अपॉइंट हुआ था, राइट। 2017 में G का भी अपॉइंटमेंट हुआ था, 2017 में H का भी अपॉइंट हुआ था, 18 की जगह 17 में अपॉइंटमेंट हुआ था। तो लॉ ने बोला इस वाले केस में हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से। तो लॉ ने बोला आप म्यूचुअली डिसाइड कर लो। देखो ये इस वाले केस में आपके इन डायरेक्टर को तो जाना ही है,
F तक तो जाएंगे 9 डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6, ये 6 डायरेक्टर तो जाने वाले हैं। अब मुद्दा आएगा कि यार G और H में से कौन सा एक डायरेक्टर जाएगा। तो लॉ ने बोला आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर लो कि भाई अभी तू चले जा, बाद में मैं चले जाऊंगा, या दोनों अगर नहीं बोल रहे कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तो लॉ ने बोला फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स का यूज़ करो, बट उसमें भी समस्या हो सकती है, बहुत ध्यान से। तो लॉ ने बोला अब क्या करना है आपको। अच्छा, यहाँ पर हमको वो नहीं चेक करना है कि साहब मंथ कौन सा है, किस मंथ में अपॉइंट हुए, किस डे अपॉइंट हुए, किस वक्त अपॉइंट हुए, ये सब चेक नहीं करना है। लॉ ने बोला ड्रॉ ऑफ लॉट्स डायरेक्ट ड्रॉ। एक ऑप्शन आप ये बोलेंगे सर एक काम करें अपन 2017 में जी का भी अपॉइंटमेंट हुआ था, 2017 में एच का भी अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन दोनों का मे बी मंथ डिफरेंट हो, दोनों का मे बी डे डिफरेंट हो, वक्त डिफरेंट हो। सब एक बंदा दोपहर में 12 बजे अपॉइंट हुआ, एक 4 बजे अपॉइंट हुआ, तो 12 बजे पहले जाएगा। लॉ ने बोला ये टाइम पास कुछ मत करो, आप तो सिंपल ड्रॉ ऑफ लॉट्स की पर्ची उठाओ, पर्ची उठाओ, पर्ची डालो, जो बंदे की पर्ची आ गई वो व्यक्ति बाहर जाएगा। सिंपल प्लेन लॉजिक, राइट। चले आगे। टोटल डायरेक्टर में हमको कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को शामिल नहीं करना है। A person appointed as a director shall not act as a director unless he gives his consent to hold the office as a director. Such consent has been filed with the registrar within 30 days of his appointment. Consent by director in DIR 2 and the company needs to file DIR 12 within 30 days. अगर कंपनी IFSC कंपनी है तो आपको ये 60 दिन का वक्त मिलेगा। ये हमारा सेक्शन नंबर 152 का फर्स्ट चार्ट था। सेक्शन नंबर 152 का सेकंड चार्ट क्या बोल रहा है, सब सेक्शन कौन सा है, 6 है। बहुत ध्यान से क्या बोल रहा है वो, सर्टेन डायरेक्टर शुड रिटायर एट AGM। टोटल डायरेक्टर का 2/3 दैट इज रोटेशनल डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर एट AGM। और रोटेशनल डायरेक्टर का अब इसके आगे कहानी जाती है कि आपको क्या करना है। हम इसी में एग्जाम्पल में बात करें, ये जो 7 डायरेक्टर आए हैं इनको हम बोलेंगे रोटेशनल डायरेक्टर, और इसके आगे प्रोविज़न बोलता है कि आपको इसका निकालना है फिर से 1/3, ये 7 का फिर से 1/3 निकालना है। ये डायरेक्टर एक्चुअली रिटायर एट AGM, करेक्ट। बहुत ध्यान से, मतलब 7 का निकाले हमने 1/3, तो ये आया आपका 2.33। अब बहुत ध्यान से हमने ये 7 का हमने याद रखना, ये 1/3 अलग है, ये 1/3 अलग है, ये 1/3 अलग है, ये 1/3 टोटल डायरेक्टर का है और ये 1/3 रोटेशनल डायरेक्टर का है, राइट। तो हमारे केस में 7 डायरेक्टर को हमने क्या बोला था, रोटेशनल डायरेक्टर, इनका निकाला हमने 1/3, तो कितना आया हमारा, फॉर एग्जाम्पल 2.33। तो आपको 2 डायरेक्टर को आपको अब यहाँ पर हमको फॉर एग्जाम्पल हमारा 2.33 आया या फिर आया 2.67, दोनों केस में आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। अगर हमारा रोटेशनल डायरेक्टर का 1/3 जो हमने निकाला है एंड कम्स टू 2.33, तो हमको 2 डायरेक्टर को एक्चुअली रिटायर एट AGM, और अगर ये 2.67 आया तो हमको 3 डायरेक्टर को एक्चुअली रिटायर एट AGM। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि जब हम रोटेशनल डायरेक्टर का 1/3 निकालते हैं तो हमको यहाँ पर मैथ्स का कॉन्सेप्ट याद रखना है 0.5 वाला, कि भाई अगर 0.5 के नीचे है तो लोअर फिगर ले लें, अगर 0.5 के ऊपर है तो हायर फिगर ले लें। इस वाले में वो कॉन्सेप्ट चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट शब्द नहीं है, राइट। लॉ में यहाँ पर एटलीस्ट शब्द नहीं है इस 1/3 के आगे। तो हमारे केस में 2 या 3 एज अ केस में भी इतने डायरेक्टर्स को एक्चुअली रिटायर एट AGM होना पड़ेगा। कंपनी कैन अपॉइंट और रीअपॉइंट द रिटायर्ड डायरेक्टर और अदर पर्सन। कंपनी के पास ऑप्शन है उसी AGM में, जिस AGM में ये पर्सन को एक्चुअली रिटायर हुए हैं, 2 या 3 हमारे एग्जाम्पल में, आप इनको नेक्स्ट रिजोल्यूशन पास करके इनको फिर से अपॉइंट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। आगे, इफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट अपॉइंटेड, फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी है कि 3 डायरेक्टर निकालने हैं, तो हमने क्या करा साहब, A, B एंड C, A, B, C को हमने बाहर कर दिया। फॉर एग्जांपल ये वाले केस की हम बात करें। अब लॉ ने बोला यार कि आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करो,
आप ए बी सी में से आप किसी को भी क्या कर सकते हो, फिर से रीअपॉइंट कर सकते हो सेम मीटिंग में, बट रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट फॉर एग्जाम्पल हमने ए का अपॉइंटमेंट हो गया, बी का अपॉइंटमेंट हो गया, सी की कहानी थोड़ी अलग है। इसकी कहानी डिस्कस करें विद रेफरेंस टू सबसेक्शन 7 के रेफरेंस में। इफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट अपॉइंटेड, अगर रिटायरिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ, सी अपॉइंट नहीं हुआ, एंड मीटिंग हमारी क्या हो गई, एडजर्न, मीटिंग हो गई हमारी एडजर्न। एडजर्न मीटिंग में भी सी के मुद्दे पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, मीन्स ना तो हमने ये बोला कि सी का अपॉइंटमेंट होगा और ना ही हमने एक्सप्रेसली ये बोला कि सी का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, मीन्स सी के अपॉइंटमेंट का मैटर को स्किप कर दिया एडजर्न मीटिंग में। देन तब लॉ ने एक प्रोविज़न डाल दिया कि भाई अगर केस ऐसा होता है तो फिर आपका जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो पर्सन ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड हो जाएगा। तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड हो जाएगा, एक्सेप्ट इन केसेस में ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। पहला, रिटायरिंग डायरेक्टर विलफुली रिफ्यूजेस टू रीअपॉइंट, सी ने बोल दिया भाई मुझे अपॉइंट नहीं होना, तो अलग बात है। रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस्ट, इसकी हम 2 मिनट बाद बात करते हैं कि ये होता क्या है कॉन्सेप्ट। रिटायरिंग डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई हो गया तो बात अलग है। बीओडी ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया तो अलग बात है। या फिर आर्टिकल्स में लिखा था कि अपॉइंटमेंट के लिए रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो अलग बात है। सेक्शन 162 इज एप्लीकेबल टू द केस, सेक्शन नंबर 162 बात करता है कि हर डायरेक्टर के लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सेपरेट रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ईच डायरेक्टर। चल अब हम बात करें रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस्ट। अब अगर आप बिल्कुल इसको प्लेन तरीके से पढ़ोगे सब रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस, तो रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस का मतलब क्या लगेगा आपको कि रिजोल्यूशन रखा हमने जनरल मीटिंग में और उसके फेवर में वोट नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस्ट, राइट। इसका ये मतलब नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं तो वो इंटरप्रिटेशन गलत है। हुआ क्या होगा हम वो बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस मतलब ये है 2020 की मीटिंग में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि यार ये सी का अपॉइंटमेंट हो या ना हो। अब तो लॉ ने बोला जो आपकी ये वाली मीटिंग है, ऐसा ही कोई मुद्दा पहले 2016 में भी आया था विद रिस्पेक्ट टू सी, और सी के अपॉइंटमेंट के लिए हमने 2016 की एजीएम या जनरल मीटिंग में ये मैटर रखा था, दैट इज कॉल्ड पुट, एंड उस टाइम पर शेयर होल्डर ने फेवर में वोट नहीं डाला, दैट इज कॉल्ड लॉस्ट। तो हम ये मान रहे हैं कि अगर जैसा 2016 में हमने ये रिजोल्यूशन रखा था और ये रिजोल्यूशन को पास नहीं हुआ, तो वैसा ही केस अभी होता। 2020 की अगर मीटिंग होती तो यहाँ पर भी हम रिजोल्यूशन रखते एंड यहाँ पर भी रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस्ट होता। तो सेक्शन नंबर कौन सा है ये आपका, सेक्शन नंबर है 152 रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस्ट। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये बताइए कि जब 2016 में उसका रिजोल्यूशन रखा गया था, उसका रिजोल्यूशन रखा, उसका रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया, तो वो 2020 तक फिर से कैसे आ गया, फिर वो अपॉइंटमेंट कैसे हो गया था। तो मेरे दोस्त वहाँ पर कंसेप्ट था, पहले एडिशनल डायरेक्टर का हमारे यहाँ कंसेप्ट था 161(1) में, जो बोल रहा था कि एडिशनल डायरेक्टर की तरह बोर्ड अपॉइंट कर सकता था। बट 2-3 साल पहले लॉ में चेंज कर दिया कि जिस पर्सन को जनरल मीटिंग में मना कर दिया अपॉइंटमेंट के लिए, उसको बोर्ड भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर दिया। तो आज की डेट में इस प्रोविज़न का एज सच कोई लॉजिक नहीं है, बट क्योंकि हमारे लॉ में है, हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमको याद रखना है कि रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस्ट है तो भी ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। आगे सबसेक्शन 6 and 7 shall not apply to government company या subsidiary of government company in which the entire paid up share capital is held by central government, state government or any combination thereof। लॉ ने बोला सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 इस पर अप्लाई नहीं होता है। सबसेक्शन 6 and 7 shall not apply to specific IFSC पब्लिक कंपनी, इस पर भी अप्लाई नहीं होता है। तो हमारे पास ये छोटा सा सेक्शन नंबर कौन सा है आपके पास, 152।
चले अब हम बात करें हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है, नेक्स्ट सेक्शन बात कर रहा है सेक्शन नंबर 154 और सेक्शन नंबर 154 बात करता है अलॉटमेंट ऑफ डिन के बारे में। पूरे के पूरा प्रोविज़न है, बहुत ध्यान से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का सेक्शन है और इन जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका यूज़ है, राइट। चले ध्यान से हम शुरू करें साहब। सेक्शन नंबर कौन सा है हमारे पास? 154 है। तो क्या बोल रहा है वो? अलॉटमेंट ऑफ डिन। हमने बात की है 153 में कि भाई अगर आपको अगर किसी पर्सन को डायरेक्टर बनना है तो वो क्या करेगा? सरकार को MCA पर जाएगा, वहाँ पर एक फॉर्म भरेगा, 500 रुपये का पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट उसको डिन नंबर अलॉट कर देगा, तो हमारा यहाँ तक काम खत्म हुआ। अलॉटमेंट ऑफ डिन की बात करें, ऑन द सबमिशन ऑफ द फॉर्म का नाम क्या है? DIR 3। और ये आपको DIR 3 जो है वो MCA के पोर्टल पे आपको देना है। कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा? 500 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। एक बात, आफ्टर जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड अबाउट द अलॉटमेंट और रिजेक्शन ऑफ दिस एप्लीकेशन। If the central government on the examination finds that such application to be defective, incomplete in any respect, तो आपको 15 डेज का टाइम देगा उस डिफेक्ट को रिमूव करने का। इट मीन्स व्हाट? सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने DIR 3 का फॉर्म भरा और मैंने उस पर पैन कार्ड और आधार कार्ड को ऐसा अटैचमेंट लगाना पड़ता है हमको, मैंने वो लगाया बट वो प्रोफेशनल से सर्टिफाइड नहीं है, तो याद रखना ROC आपको MCA आपको रीसबमिशन के लिए भेज देगा कि भाई आपके जो KYC हैं इनको आप प्रोफेशनल से सर्टिफाई करवाएं तो फिर से अपलोड करें फॉर्म। तो हम ये डिफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस डिफ़ेक्ट के चक्कर में आपको फिर से हम 15 डेज़ का वक्त देंगे कि भाई फिर से आप रीसबमिट करो। एक बात। दूसरी, कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन। द सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर, RD स्टैंड्स फॉर व्हाट? रीजनल डायरेक्टर, और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर कैंसिल कर सकता है, डीएक्टिवेट कर सकता है डिन को इन दी फॉलोइंग केसेस। आपके पास 5 तरह के केस दिए हैं, इन केसेस में आप कैंसिलेशन, सरेंडर एंड डीएक्टिवेशन ऑफ डिन कर सकते हैं। पहला पॉइंट, द डिन इज़ फाउंड टू बी डुप्लीकेटेड। डिन क्या है आपका? अगर डुप्लीकेट आ गया है, मतलब मेरे पास 2 डिन नंबर हैं, तो फिर लॉ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या RD या जनरली कोई ऑफिसर ऑथराइज बाय द RD उसको डीएक्टिवेट कर सकता है। पहली बात। या फिर अगर आपने डिन नंबर लिया है फ्रॉडुलेंट तरीके से तो उसको डीएक्टिवेट कर देगा, या वो जो डायरेक्टर है जिसके पास डिन है उसकी डेथ हो गई है तो डीएक्टिवेट कर देगा। पर्सन डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट तो डीएक्टिवेट कर देगा। इंडिविजुअल हैज़ बीन एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट तो डीएक्टिवेट कर देगा। बहुत ध्यान से, लॉ ने क्या बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय द RD इसको कैंसिल कर सकता है, डीएक्टिवेट कर सकता है डिन को। पहला केस क्या है? अगर डुप्लीकेट डिन है तो 2 डिन नंबर हैं तो। सेकंड, फ्रॉड तरीके से लिया। थर्ड, वो कंसर्न पर्सन की डेथ हो गई, वो पर्सन अनसाउंड माइंड हो गया, वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, हेंस इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो लॉ ने बोला ऐसे व्यक्ति का डिन रखने का कोई काम नहीं है। बट याद रखना, जब भी हम आपका डिन को कैंसिल करेंगे या डीएक्टिवेट करेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो मिलेगा ही। एक बात रिगार्डिंग सरेंडर ऑफ डिन, अगर मैं खुद जा रहा हूँ सरेंडर करने के लिए, मेरे पास फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट डिन है, राइट, तो मैं खुद जाऊँगा वहाँ कि सर यार एक मेरे पास डबल आ गया, सब एक सरेंडर कर रहा हूँ मैं, तो एप्लीकेशन लगाऊंगा मैं कौन से वाले फॉर्मेट में? DIR 5 में। बाय द डिन होल्डर्स टू सरेंडर हिज और हर डिन, also declared that he has never appointed as director in any company and the said din has never been used for filing of any document। अगर मेरे पास 2 दिन है तो मुझे ये भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई जिसको मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ ये दिन से मैं किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ था। द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीएक्टिवेट सच डिन शेल वेरीफाई द ई-रिकॉर्ड्स। गवर्नमेंट क्या करेगा? अपने वहाँ पर जांच पड़ताल कर लेगा, अकॉर्डिंगली आपके डिन को डीएक्टिवेट कर देगा। ध्यान से 5 केसेस हैं कैंसिलेशन डीएक्टिवेशन के। पहला केस क्या बोल रहा है?
फर्स्ट केस बोल रहा है कि अगर डुप्लीकेट डिन है, सेकंड फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया, थर्ड डेथ हो गई, फोर्थ अनसाउंड माइंड है, फिफ्थ इंसॉल्वेंट हो गया, तो इन 5 केसेस में या तो डिन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल या डीएक्टिवेट हो जाएगा। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, रीजनल डायरेक्टर के द्वारा या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द आरडी। आगे, अगर आपके डिन के पर्टिकुलर्स में कोई चेंज है, राइट, चले, तो आपको उसकी इंटीमेशन देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इफ़ एनी चेंजेस रिक्वायर्ड इन एग्जिस्टिंग देन इंटीमेट देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फॉर्म नंबर कौन सा है यार? DIR 6 में, और वो भी कितने वक्त में? 30 दिन में। 30 दिन कब से? जब से वो रिस्पेक्टिव चेंज हुआ है तब से। द फॉर्म शैल बी डिजिटली साइन बाय द CA CS CWA इन प्रैक्टिस, राइट। सब जो भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल व्यक्ति है वो अपना DSC लगाएगा, मतलब डिजिटली साइंड होगा वो। द एप्लीकेंट शैल सबमिट द फॉर्म DIR 6, और अकॉर्डिंगली हमको DIR 6 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड शैल इनकॉर्पोरेट दिस said changes and inform the applicant by way of letter by post और इलेक्ट्रॉनिकली और इन एनी अदर मोड। इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है सब कुछ। कन्फर्मिंग द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, जो भी गवर्नमेंट के पास डायरेक्टर का डेटाबेस है उसमें भी हम उसको चेंज कर लेंगे। द डिन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री शैल ऑल्सो इंटीमेट द चेंजेस इन द पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर सबमिटेड in form number DIR 6 में to the concerned registrar under whose jurisdiction the registered office of a company is situated। और वो accordingly गवर्नमेंट किसको इंटीमेट कर देगा? ROC को, कि भैया तू भी अपने यहाँ चेंज कर ले। द कंसर्न इंडिविजुअल शैल ऑल्सो इंटीमेट द चेंजेस इन द पर्टिकुलर टू द कंपनी, और वो इंडिविजुअल को अपने चेंजेस जो है वो कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा। और कंपनी इन विच ही इज़ अ डायरेक्टर कितने दिन के अंदर? 15 डेज़ के अंदर, जब से वो चेंज हुआ है। ध्यान से, तो हमने बात करी है 3 चीज़ों की। अगर आपको डिन के लिए अप्लाई करना है, फॉर्म कौन सा यूज़ होगा? DIR 3। अगर आपको सरेंडर या कैंसिलेशन की बात है, सरेंडर की बात है इनफैक्ट, तो DIR 5 जाएगा, और अगर कोई चेंज की बात है तो DIR 6 जाने वाला है। चल आगे है सेक्शन नंबर 154 की एक लाइन है हमारे पास। सेक्शन 154 बात करता है अलॉटमेंट फॉर डिन। द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ, अरे भाई 1 महीने में नहीं मिलता, 1 मिनट में डिन नंबर आता है, बट मैक्सिमम केस फिर भी गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, वो है 1 महीना। सेक्शन नंबर 155 बोलता है कि भाई किसी भी व्यक्ति के पास 2 डिन नंबर नहीं होंगे, अगर ये है तो गलत है, ऑफेंस है ये। प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डिन ऑन नहीं है। No individual who has already been allotted a DIN under section 154 shall apply for another DIN, गलत है। सेक्शन नंबर 156, एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर 1 महीने के अंदर जब से उस पर्सन को डिन मिला है, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटीमेट करेगा अपना डिन कंपनी को जहां पर वो डायरेक्टर है। अब यार ये वाला प्रोविज़न थोड़ा सा अलग है, क्यों? अरे भाई आज के दिन अगर मुझे किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो पहले डिन नंबर एक्वायर करूंगा मैं। उस डिन को एक्वायर करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। ये मैंने अप्लाई करा, गवर्नमेंट से मुझे डिन नंबर मिल गया। फिर मुझे किसी कंपनी में अपॉइंटमेंट होना है तो मैं क्या करूँगा? DIR 2 में अपनी कंसेंट दूंगा उस कंपनी को, और 30 दिन में कंपनी फाइल करेगा ROC को DIR 12 में, अकॉर्डिंगली मेरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है? एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जिसको डिन मिल गया है गवर्नमेंट से, वो अपना इंटीमेट करेगा डिन कंपनी को। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगेगा? बहुत ध्यान से। एवरी डायरेक्टर फंक्शनिंग एज अ डायरेक्टर इन 1 or more कंपनीज ऑन और बिफोर 30 जून 2007। 2013 कंपनीज एक्ट आया था 2013 में, उसके पहले चलता था 1956 वाला, 1956 वाला। तो लॉ ने बोला जो भी पर्सन एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है, डेट कौन सी थी? 30th जून 2007, एंड हु हैज़ नॉट येट इंटीमेट हिज डिन टू सच कंपनीज और कंपनी शेल विद इन 1 month ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको इंटीमेट करना था, फॉर्म नंबर कौन सा था यार? DIR 3B में, राइट, कंपनी को। तो ये वाला ये एक सिचुएशन बेस हो गया। एज सच देखें आज इसका रेलिवेंस नहीं होगा क्योंकि सब ने इंटीमेट कर दिया होगा, राइट। सेक्शन नंबर कौन सा है? 156 है।
सेक्शन नंबर 157 बात कर रहा है कंपनी इन्फॉर्म करेगा दिन किसको, आरओसी को। एवरी कंपनी 15 डेज़ के अंदर जब से उसको इंटीमेशन मिली है 156 में फर्निश करेगा उस पर्सन का दिन किसको, आरओसी को। ध्यान से, वो पर्सन इंटीमेट करेगा 30 दिन में, फॉर्म कौन सा हुआ, DIR 3B। और कंपनी इंटीमेट, वो पर्सन जो है पर्सन इंटीमेट करेगा कंपनी को 15 डेज में, फॉर्म नंबर DIR 3B में। और कंपनी इंटीमेट करेगा, ये 30 दिन में, और कंपनी इंटीमेट करेगा 15 डेज में आरओसी को 3C में। फॉर्म नंबर कौन सा है, DIR 3C में। चल आगे, द इंटीमेशन बाय द कंपनी ऑफ DIN टू इट्स डायरेक्टर अंडर सेक्शन 157 ऑफ द एक्ट शैल बी फर्निश्ड इन फॉर्म DIR 3C विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट। अगर नहीं करा तो कंपनी पे 25,000 रुपये का फाइन है। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 100 रुपया पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपये लगेगा। एवरी ऑफिसर पे 25,000 का फाइन है और 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपये का। तो दोनों के केस में फ़ाइन का अमाउंट सेम है, ये आपका फ़ाइन लगने वाला है। सेक्शन नंबर 156 और 157 की बात करी हमने। अब हम बात करें सेक्शन नंबर 158 की बात। और सेक्शन नंबर 158 क्या बोल रहा है भाई, कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करेगा डायरेक्टर तो कंपलसरी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको DIN नंबर मेंशन करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट DIN, एवरी पर्सन और अ कंपनी फर्निशिंग एनी रिटर्न शेल मेंशन DIN इफ सच रिटर्न। वो रिलेट किससे है, डायरेक्टर से रिलेटेड है। 159, अगर आपने कॉन्ट्रामेशन किया 152 का समस्या है, 155 का, 156 का, तो लॉ ने बोला अगर पहली बार है समस्या तो फाइन लगेगा 50,000 रुपये का, और वही अपराध बार बार करते हो तो 500 रुपये पर डे का फाइन लगेगा। ये हमारे पास सेक्शन नंबर कौन सा है यार, 159 जो हमने बात की है, राइट। चलो, तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या बात करी है, सेक्शन नंबर 154 से लेकर 159 तक। हम बात कर रहे हैं आगे, सेक्शन नंबर हमारे पास है 160, और सेक्शन नंबर 160 ऑल टुगेदर अलग सेक्शन है, और ये बात करता है राइट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। बहुत ध्यान से, राइट। ये बोल रहा है कि रिटायरिंग डायरेक्टर को छोड़कर, और रिटायरिंग डायरेक्टर का जिक्र हमने कहाँ देखा है, सेक्शन नंबर 152 में। तो लॉ ने बोला रिटायरिंग डायरेक्टर को छोड़कर अगर और किसी पर्सन को डायरेक्टरशिप लेनी है तो वो सेक्शन नंबर 160 को फॉलो करे। इसका मतलब अगर कोई डायरेक्टर जनरल मीटिंग के अलावा आ रहा है तो वो होगा अपॉइंटमेंट सेक्शन नंबर 160 के हिसाब से। बहुत ध्यान से, राइट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, मतलब मुझे अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है सो आई नीड टू फॉलो सेक्शन 160। अ पर्सन नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर एट एनी जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट के लिए वैलिडिटी है, यस। अगर है तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहली बात तो वो पर्सन खुद, जिस पर्सन को डायरेक्टर बनना है वो पर्सन खुद, या फिर सम मेंबर प्रपोजेस टू हिम एज अ डायरेक्टर, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति चाहता है या कोई दूसरे मेंबर्स चाहते हैं कि हम आशीष गुप्ता को सब प्रेजेंट करें एज अ डायरेक्टर, तो वो नोटिस देंगे। जनरल मीटिंग होने के 14 डेज बिफोर कंपनी को नोटिस देंगे, और नोटिस कहाँ देना है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। नोटिस कहाँ देना है आपको, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। साथ में मेरा जाना है कैंडिडेचर मतलब जिसमें मेरे बारे में सारी चीज़ें मेंशन रहेगी कि भाई पास्ट कौन कौन सी कंपनी में काम किया है, एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जन्म कब हुआ था, एड्रेस क्या है, डायरेक्टरशिप क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन अगर कुछ है, कोई ऑफेंस वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी रहेंगी, कैंडिडेचर में। प्लस डिपॉजिट करना पड़ेगा 1 लाख रुपये या हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यस।
कंपनी शेल अगर ऐसा कर दिया, मेरा कैंडिडेचर कंपनी के पास पहुंच गया प्लस 1 लाख रुपए का अमाउंट पहुंच गया है, यस पहुंच गया है। याद रखना ये जो हमने यस वस लिखे हैं ये सब लॉ में नहीं है, ये सिर्फ उस प्रोविज़न को लिंक करने के लिए हमने यस का यूज़ किया है, यस। देन कंपनी शेल इन्फॉर्म इट्स मेंबर्स, कंपनी इन्फॉर्म करेगा मेंबर को विदिन 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द पर्सन। ध्यान रखना, मुझे अपना या दूसरे मेंबर जो मुझे प्रपोज कर रहे हैं कि भाई आप डायरेक्टर बन जाओ इस कंपनी में, तो उनको 14 days पहले, मतलब जनरल मीटिंग हमारी, इसके 14 days पहले मेरा कैंडिडेचर प्लस अमाउंट जाएगा और ये आ गया कंपनी के पास 14 days पहले। फॉर एग्जांपल हम बात करें 30 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है, तो लॉ ने बोला 16 अप्रैल को आप दो और यहाँ से 7 दिन में मतलब 23 अप्रैल के आसपास कंपनी फिर क्या करेगी, कंपनी दूसरे मेंबर्स को भेजेगी। बहुत ध्यान से, वो पर्सन या ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो चाहते हैं कि आशीष गुप्ता इस कंपनी में डायरेक्टर बने, तो मेरा कैंडिडेचर प्लस अमाउंट 14 days पहले कंपनी के पास पहुंच जाए, 14 days पहले बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, एक बात। और कंपनी उसको 7 दिन के पहले दूसरे मेंबर को भेजेगा कि भाई एक बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट करने की इच्छा हो रही है। आगे, बट लॉ ने बोला है कि हमने आपको एग्जम्पशन दिया है फ्रॉम सर्विंग इंडिविजुअल नोटिसेस। अगर आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करा दिया या आपने कंपनी की वेबसाइट पर ये चीज़ डाल दी, तो फिर आपको हमने एग्जम्पशन दिया है, एग्जम्पशन फ्रॉम सर्विंग इंडिविजुअल नोटिसेस। जो आपका अमाउंट है 1 लाख रुपए का, ये पैसा आपका वापस हो जाएगा इफ़ पर्सन इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर। वो पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट हो गया तो आपका 1 लाख रुपए जो लिया था वो वापस हो जाएगा। या फिर अगर आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, आपको 51% शेयर होल्डर ने अप्रूवल नहीं दी है, देन टू आपको 25% वैलिड वोट्स मिले हैं, तो भी लॉ ने बोला हम आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। अच्छा, ये पैसा क्यों ले रहे हैं? ताकि आपकी सीरियसनेस पता चले कि भाई आप एक्चुअल में चाहते हो उस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। वरना तो अगर ये अमाउंट नहीं लिखा होता फिर तो ऐरा गैरा कोई भी व्यक्ति बोलता भाई मुझे भी रिलायंस में डायरेक्टर बनाओ, मुझे भी टाटा में डायरेक्टर बनना है। लॉ ने बोला आपका पैसा वापस मिल जाएगा अगर आप डायरेक्टर बन गए या फिर आपके फेवर में कितना % वोट आ गए, 25% वोट। आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा 25% वोट से, बट आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। वैलिड इधर ऑन शो ऑफ हैंड्स या पोल ऑन सच रिक्विजिशन। ये जो वोट मिले हैं या आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, चाहे तो शो ऑफ हैंड से हो या फिर पोल वगैरह में हो, रिक्विजिशन वगैरह में हो, रिजोल्यूशन पास करके, तो भी एक्सेप्टेबल है। आगे, The requirement provided that the requirement of deposit of amount shall not apply in case of appointment of independent director। अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, जो कि हम बात कर चुके 149 में, तो ये अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है, एक बात। या फिर और डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, या किसी डायरेक्टर का रिकमेंडेशन किसने किया है, एनआरसी ने किया है। एनआरसी मतलब नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी अंडर सेक्शन 178। तो फिर उस पर्सन से पैसे नहीं लेंगे हम 1 लाख रुपए। या फिर डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी इन द केस कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एनआरसी, या फिर किसी कंपनी में एनआरसी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके बोर्ड ने बोला है कि आप आशीष गुप्ता को डायरेक्टर बना दो हमारी कंपनी में। उन्होंने बोला इन तीनों केस में आपको आशीष गुप्ता से 1 लाख रुपए नहीं लेना है, राइट। चले, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन, अच्छा नहीं लेना है मतलब, तो फिर अपन डायरेक्टर बनने के लिए हाँ बोल देंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 160 ऑन बिलो कंपनीज, 1, 2, 3 तरह की कंपनी पर सेक्शन नंबर 160 अप्लाई नहीं होता है। पहला पॉइंट, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 160 शैल नॉट अप्लाई ओवर प्राइवेट कंपनी। किस पर अप्लाई नहीं होता है? प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा इफ it has not made any default in filing with the ROC its financial statement और annual return। अगर उसने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में या एनुअल रिटर्न फाइल करने में, तो लॉ ने बोला ऐसे व्यक्ति को, ऐसी कंपनी पर सेक्शन नंबर 160 अप्लाई नहीं होगा। In case of government company, in case entire paid up share capital is held by CG, SG और बोथ, इनको सेक्शन 160 की कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है।
Section 8 company whose AOA provide for election of director by postal ballot if such company has not committed any default in filing फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। तो लॉ ने बोला 1, 2, 3 तरह की कंपनी के ऊपर ये वाला सेक्शन 160 की बात नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। चले, तो सेक्शन नंबर 160 में हमने क्या बात करी है कि भाई अगर किसी पर्सन को अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर अप टू स्टैंड फॉर द डायरेक्टरशिप, अगर आपको डायरेक्टरशिप के लिए आना है तो बिल्कुल आए, स्वागत है आपका, प्रोवाइडेड आप या आपके मेंबर्स क्या करें, कंपनी को जनरल मीटिंग होने के 14 डेज पहले नोटिस दें। जी नोटिस से एग्जामिशन कब है, सॉरी इस नोटिस से कोई एग्जामिशन नहीं है, प्लस आपको देना पड़ेगा उस बंदे का कैंडिडेचर और आपको 1 लाख रुपए या हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड वो आपको जमा करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, कंपनी को जब नोटिस मिल गया 14 डेज पहले जनरल मीटिंग के, तो कंपनी 7 दिन पहले वो इंडियन नोटिस सर्व करेगी मेंबर्स को, बट ये नोटिस सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिशन है अगर आपने पेपर में विज्ञापन कर दिया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर दिया है, तो इंडिविजुअल नोटिस सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बात। दूसरी, या फिर आपने कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिया है तो भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 1 लाख रुपए है ये आपका वापस हो जाएगा, अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट हो गए तो वापस हो जाएगा, या फिर आपको 25% वैलिड वोट्स मिल चुके हैं, चाहे शो ऑफ हैंड से मिले चाहे पोल के थ्रू मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन नंबर 160 में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं कि भाई अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, एक बात, या फिर किसी डायरेक्टर को रिकमेंड करा है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी 178 वाले में, या किसी कंपनी में 178 कॉन्स्टिट्यूट करना ज़रूरी नहीं था, फिर भी उस कंपनी के बोर्ड ने आपको बोला है कि डायरेक्टर बनाओ इस व्यक्ति को, तो लॉ ने बोला फिर उस पर 160 आपको ये 1 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंपनीज के ऊपर ये प्रोविज़न नहीं लगता, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। प्राइवेट कंपनी पर कब नहीं लगेगा, अगर उस कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइलिंग में। गवर्नमेंट कंपनी पर कब नहीं लगेगा, अगर एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय CGSG, तब नहीं लगेगा। या फिर सेक्शन 8 कंपनी के AOA में लिखा है कि हम डायरेक्टर का इलेक्शन करेंगे बाय पोस्टल बैलेट। सेक्शन नंबर 110 है कंपनी लॉ में जो बात करता है पोस्टल, वो चिट्ठी सबके पास जाएगी, अकॉर्डिंगली वो रिजोल्यूशन आप हाया ना लिख दें, फिर कंपनी को भेज दें 30 दिन के अंदर, फिर कंपनी सब चिट्ठियों को पढ़ेगा, अकॉर्डिंगली फेवर में जो है उनको अलग रख देगा। ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेक्शन नंबर 110 में डिस्कशन है पोस्टल बैलेट का, तो ही अपॉइंटमेंट होगा, राइट। चलो, ये हमारे पास सेक्शन नंबर कौन सा था यार, सेक्शन नंबर था हमारे पास 160 की। चलो, अब हम बात करें अगला सेक्शन हमारे पास जो है सेक्शन नंबर 161 है, जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। बहुत ध्यान से याद रखना, अगर हम सेक्शन नंबर लिखना चाहें तो सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन 1 बात करता है एडिशनल डायरेक्टर की, सब सेक्शन 2 बात करता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर की, सब सेक्शन 3 बात करता है नॉमिनी डायरेक्टर की, और एक और आएगा हमारे पास कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, वो है सब सेक्शन 4। बहुत ध्यान से, जनरली हमने सब सेक्शन याद नहीं करे हैं, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट अगर कहीं रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक सब सेक्शन याद रखने की, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी सब सेक्शन पे, तो आपको याद रखना पड़ेगा बेशक, कंपलसरी। चलो शुरू करें हम अपने सेक्शन नंबर 161 में। सबसे पहला कंसेप्ट है एडिशनल डायरेक्टर का। नाम से ही लग रहा है कि हम डायरेक्टर को अतिरिक्त अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर सिचुएशन होगी जिस केस में हमको एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना पड़ रहा है, रिक्वायरमेंट होगी तो अपॉइंट करेंगे। बहुत ध्यान से, सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन 1 बात करता है किस चीज़ की, एडिशनल डायरेक्टर की। पहली बात तो BOD कैन अपॉइंट, याद रखना एडिशनल डायरेक्टर कभी भी जनरल मीटिंग नहीं अपॉइंट करेगा, हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा अपॉइंटमेंट, बोर्ड। इफ़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज कराया है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा। एक और चीज़ हम यहीं पर रुकना चाहेंगे, अगर आर्टिकल में प्रोविज़न है देन ओनली बोर्ड अपॉइंट कर सकता है एडिशनल डायरेक्टर को। इसके मायने क्या, अगर आर्टिकल में प्रोविज़न नहीं है किसको अपॉइंटमेंट करने के, बोर्ड का अपॉइंटमेंट करने के, तो फिर बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता किसको,
एडिशनल डायरेक्टर को। तो हमें पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्ट्रेशन के लिए सेक्शन नंबर 14 लगता है और उस सेक्शन में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो पहले अगर हमारे प्रोविज़न नहीं है, सबसे पहले हम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करेंगे आफ्टर पासिंग द एसआर, उसके बाद ही हम बोर्ड की कहानी आगे चालू करेंगे 161(1) के हिसाब से। चलिए, एनी पर्सन, हम किसी भी बोर्ड किसी भी पर्सन को एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, बट किसको छोड़कर? other than a person who fails to get appointed as a director in general meeting। जिस व्यक्ति को जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट करने से मना कर दिया, वो पर्सन बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता एज अ एडिशनल डायरेक्टर। बहुत ध्यान से, ये प्रोविज़न पहले नहीं था, बाद में इंसर्ट होकर आया है। सीधी बात है भाई, मालिक लोग ने मना कर दिया तो आप डायरेक्टर कैसे कर पाओगे अपॉइंटमेंट? एज एन एडिशनल डायरेक्टर बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग और बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। आप चाहो तो फिजिकली कंडक्टेड बोर्ड मीटिंग एज पर सेक्शन 173 उसके अकॉर्डिंग आप इस पर्सन का अपॉइंटमेंट कर दें, या सर्कुलेशन के थ्रू 175 के हिसाब से वैसे भी अपॉइंट कर सकते हैं। कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? तो लॉ ने बोला अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। इस यहाँ पर अपॉइंटमेंट का किसी भी महीने में अपॉइंट हुआ, बोर्ड ने अपॉइंट करा, कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। फॉर एग्जांपल 24 जून को आपकी मीटिंग हुई, 24 जून को मीटिंग हुई, या फिर द लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, और एज पर सेक्शन नंबर 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपकी लास्ट डेट क्या आती है? 30 सितंबर, विच एवर इज़ अर्लियर। अर्लियर क्या है? 24 जून या 30 सितंबर। तो लॉ ने बोला आपको 24 जून तक आपको ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा। यही आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन है फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग पोजीशन एज अ एडिशनल डायरेक्टर। अब एडिशनल डायरेक्टर का काम क्या रहेगा, किस तरह का व्यक्ति रहेगा? तो लॉ ने बोला जैसे दूसरे डायरेक्टर वैसे यही डायरेक्टर, जो दूसरे डायरेक्टर को राइट है वही सारे राइट्स किसको रहेंगे? एडिशनल डायरेक्टर को। एक बात, एन एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओनली। आप इसको अपॉइंट कर सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और ये पर्सन एमडी और होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर भी बन सकता है, राइट। चलिए ध्यान से, ये हमारे पास छोटा सा सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन 1 बोर्ड अपॉइंट करेगा अगर आर्टिकल ने ऑथराइज करा है तो। किसका? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर का। चल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, वो बात करेगा सब सेक्शन 2, और ये है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। बहुत ध्यान से, काम का प्रोविजन। शुरू करें हम कंसेप्ट बोर्ड। बोर्ड ऑफ BOD ऑफ अ कंपनी में इफ ऑथराइज बाय द आर्टिकल, मतलब ऑथराइज नहीं है तो वही याद रखना है, सेक्शन 14 स्पेशल रिजोल्यूशन ऑथराइज हो जाएगा, या फिर अ रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। ध्यान से, जनरल मीटिंग अपॉइंट नहीं कर रहा है ऑल्टरनेट डायरेक्टर को, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ कि बोर्ड को पावर दे रहे हैं हम, तो अपॉइंट हो जाएगा। याद रखना, ये रिजोल्यूशन पास हुआ है फॉर द अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड। बोर्ड को हम पावर दे रहे हैं कि भाई बोर्ड अपॉइंट कर सकता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर का, डायरेक्टली जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को पावर नहीं है। यस, अप्रूवल या ऑथराइज है या अप्रूवल दी है, यस। तो अपॉइंट करना है, अपॉइंट अ पर्सन अदर देन अ पर्सन होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप और डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी फॉर एनी डायरेक्टर इन द कंपनी। से फॉर एग्जाम्पल आपने मिस्टर ए का अपॉइंट किया, बट मिस्टर ए ऑलरेडी जेड कंपनी के आपकी कंपनी फॉर एग्जाम्पल साहब सिप्ला लिमिटेड, और सिप्ला लिमिटेड में मिस्टर जेड एक डायरेक्टर है और मिस्टर ए ऑलरेडी इसका डायरेक्टर है। तो लॉ ने बोला एडिशनल ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, तो लॉ ने बोला नहीं, एक व्यक्ति के लिए एक ही ऑल्टरनेट होगा। टू एक्ट एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर हु एब्सेंट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन, कम से कम याद रखना जेड का एब्सेंट पीरियड 3 महीने का होना चाहिए, तो ही फिर आप इसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। किसका? किसी दूसरे पर्सन का। बहुत ध्यान से,
क्या बोल रहा है वो, अपॉइंट करना है पर्सन, बट किस पर्सन को एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते, वो पर्सन को जो उसी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है, या फिर वो पर्सन को जो किसी दूसरे डायरेक्टर को एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक डायरेक्टर को दो ऑल्टरनेट डायरेक्टर या दो डायरेक्टर के लिए दो ऑल्टरनेट डायरेक्टर, दो डायरेक्टर के लिए एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर पॉसिबल नहीं है, एक डायरेक्टर के लिए एक ही ऑल्टरनेट रहेगा। अदर पॉइंट्स, इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बाहर गए हैं घूमने के लिए 4 महीने के लिए, तो लॉ ने बोला उस पोजीशन के लिए हमको ऑल्टरनेट अपॉइंट करना पड़ेगा। बट ध्यान रखना, जिस भी पर्सन को आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो वो सेक्शन भी क्वालिफाइड हो, सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग वो सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, और याद रखना इंडिया से बाहर 3 महीने के लिए गया हो, मोहल्ले से बाहर गया तो बात नहीं है। अदर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर प्रोवाइडेड ही फुलफिल्स और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक बात, टेन्योर क्या रहेगा, ओरिजिनल डायरेक्टर इज इक्वल्स टू ऑल्टरनेट डायरेक्टर। इफ ओरिजिनल डायरेक्टर अगर भारत में वापस आ गया, इंडिया में वापस आ गया, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को पोजीशन वैकेंट करनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से, लॉ में क्या लिखा है, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में वापस आ गया, रजिस्टर्ड ऑफिस पर आया मतलब नहीं है, कंपनी के अंदर आया मतलब नहीं है, इंडिया के अंदर आ गया है, तो आपको ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपनी पोजीशन वैकेंट करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही रिटर्न्स टू इंडिया, मतलब से फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्टर है, ओरिजिनल डायरेक्टर, और उसका टर्म मई में ख़त्म हो रहा है, 31 मई को ख़त्म हो जाएगा और तब तक वो इंडिया में वापस नहीं आया, तो लॉ ने बोला जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट के प्रोविज़न है दिस विल अप्लाई ओवर द ओरिजिनल डायरेक्टर नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर के ऊपर ये प्रोविज़न नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है ऑल्टरनेट डायरेक्टर बोले नहीं भाई मैं अपॉइंट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है सब, वो सिर्फ और सिर्फ किसका अपॉइंटमेंट होने वाला उस केस में, ओरिजिनल डायरेक्टर का। भाई ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन 1 में बात करी है, एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करेगा, आर्टिकल ने ऑथराइज किया। ऑल्टरनेट डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करेगा अगर आर्टिकल ने ऑथराइज करा या जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने ऑथराइज किया है तो फिर बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन नंबर कौन सा है, 161 टॉक्स अबाउट एडिशनल डायरेक्टर एंड 161 सब सेक्शन 2 बात करता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर की। सेक्शन नंबर 161 के हम 2 प्रोविज़न और देखें। एक है नॉमिनी डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन 3। नाम से लग रहा है किसी और ने नॉमिनेट किया है इनको डायरेक्टरशिप के लिए, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, नॉमिनी डायरेक्टर। BOD may appoint any person nominated by any institution in pursuance of any provision of the law of the central government or state government by virtue of a shareholding in a government company। ध्यान से, बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन इन पर्सन्स ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट शेयर होल्डिंग इन ई गवर्नमेंट कंपनी। तो मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन नॉमिनेट कर सकता है एज पर दी लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी नॉमिनी डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकता है क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी में होल्डिंग होती है उनकी, तो लॉ ने बोला ये चीज़ परमिसिबल है। सेक्शन नंबर कौन सा है, 161 सब सेक्शन 3। और थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बात कर रहा है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। सब सेक्शन 1 क्या था आपका, एडिशनल डायरेक्टर, सब सेक्शन 2 क्या था, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, सब सेक्शन 3 था नॉमिनी डायरेक्टर, और सब सेक्शन 4 बात करता है किसकी, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। चल, इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग इज वैकेंटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यस देन क्या अराइज हो गई, कैजुअल वैकेंसी। इस कैजुअल वैकेंसी कौन भर सकता है, बोर्ड इन दी जनरल मीटिंग। चलो सॉरी बोर्ड मीटिंग शुरू करें, हम पहले समझे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, हम अभी ले ले रेमंड, एक कंपनी है साहब रेमंड लिमिटेड। इस कंपनी में मिस्टर अजीत हैं, ये पर्सन डायरेक्टर है।
और ये पर्सन डायरेक्टर हुआ है 2025 तक। 2023 में या 2020 में ये व्यक्ति की डेथ हो गई। अगर डेथ हो गई तो क्या अराइज होगी? कैजुअल वैकेंसी। तो लॉ ने बोला ये पर्सन का अब यहाँ पर जो मिस्टर जेड का अपॉइंटमेंट होने वाला है, तो जेड का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? याद रखना, बोर्ड को पावर है अपॉइंटमेंट करने की, प्रोवाइडेड, बहुत ध्यान से देखें अब जो मैं लिखने वाला हूँ फिर से, बोर्ड को पावर है मिस्टर जेड को अपॉइंटमेंट करने की, किसकी जगह पर? अजीत की जगह पर। तो लॉ ने बोला प्रोवाइडेड मिस्टर अजीत का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ हो। ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है। सब बोर्ड को पावर कब आती? कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट करने की, जब पुराना वाला अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ था। अगर पुराना वाला अपॉइंटमेंट किसी और ने किया था तो फिर पॉसिबल नहीं है बोर्ड के द्वारा। आगे चले एग्जाम्पल को बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल जेड की भी डेथ हो गई। अब क्या? तो लॉ ने बोला जो आपने एक्स को अपॉइंट करना है, मिस्टर एक्स को अपॉइंट करना है जेड की जगह। ध्यान रखना यहाँ पर क्या बोर्ड को पावर है क्या? लेट्स चेक करें प्रोविज़न। क्या पुराना वाला अपॉइंटमेंट जो था वो जनरल मीटिंग में हुआ था? ना, तो ये बोर्ड को पावर नहीं है। फिर इस वाले केस में अपॉइंटमेंट जो होगा वो जनरल मीटिंग में होगा, और जनरल मीटिंग में होगा अकॉर्डिंगली आपकी बात होगी। बहुत ध्यान से, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। कौन सा वाला? कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर वाला। Then such vacancy is filled by the board in the board meeting, which shall be subsequently approved by the member in the next immediate general meeting. लॉ ने बोला बोर्ड जब भी अपॉइंट करेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे वाले एग्जाम्पल में बोर्ड ने अपॉइंट करा, तो लॉ ने बोला नेक्स्ट जनरल मीटिंग जब भी होगी उसमें इसको अप्रूव्ड करवा देना। ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे कुछ अलग पॉइंट दिए हैं। टेन्योर क्या होगा? तो लॉ ने बोला जो भी ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म था, हमारे एग्जाम्पल में 2025 अजीत का टर्म था, तब तक कौन रहेगा वहाँ पर? जेड रहेगा। जेड नहीं है तो वहाँ पर कौन रहेगा? एक्स रहेगा। इज इक्वल्स टू कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का टर्म होगा CV मीन्स कैजुअल वैकेंसी। नो एक्सप्रेस पावर इज रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग अ कैजुअल वैकेंसी। कोई अलग से पावर नहीं चाहिए। इफ़ आर्टिकल्स प्रोवाइड देन, अगर आर्टिकल में कुछ लिखा है कि भाई इस तरीके से कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट होनी है, तो फिर लॉ ने बोला फिर वैसे ही होगा, तो आपको आर्टिकल्स फॉलो करना है। बट अगर आर्टिकल साइलेंट होता है तो फिर सबसेक्शन 4 को फॉलो करके आपको अपॉइंटमेंट करना है। राइट, ये कौन सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है? सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन 4 हमने बात करी कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की। बहुत ध्यान से, सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन 1 बात करता है एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड को पावर है अगर आर्टिकल ने ऑथराइज किया है तो। सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन 2 में बोर्ड को पावर है अगर आर्टिकल ने ऑथराइज किया, और इंग्लिश वाला, और जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास करके ओके बोला है तो। 161 सब सेक्शन 3 में नॉमिनी डायरेक्टर बोर्ड को पावर है अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने बोला है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ड्यू टू देयर होल्डिंग इन द गवर्नमेंट कंपनी। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर में बोर्ड को पावर कब है? अगर पुराना वाला अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो जनरल मीटिंग में था, देन ओनली बोर्ड को पावर है, अदरवाइज बोर्ड को पावर नहीं है। फिर वो पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स। तो ये ओवरऑल हमारे पास कौन सा वाला कॉन्सेप्ट था यार? सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4।